नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है रवि बंसल, जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गांधी में जो गोकशी प्रकरण हुआ था और उसमें एक तरीके से मुख्य भूमिका में सामने आए थे रवि बंसल, और आज समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। उसके बाद कई घटनाएं हुई, कई चीजें हुई, जिनको लेकर आज विशेष बातचीत के लिए हम रवि जी के पास आए। रवि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है साहब। थैंक यू। जय श्री राम। रवि जी, आपसे सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा और अधिकतर जनता जानना चाहती है, सर, क्या आज स्टेटस स्थिति है गोकशी प्रकरण सरकार की? वो तो गुलशन भाई अभी जिस तरह से लास्ट जोधपुर हाई कोर्ट ने एफएसएल की जो रिपोर्ट थी वो चंडीगढ़ एफएसएल को सौंप दी थी और उसके बाद उन्होंने 8 जनवरी की डेट दी हुई थी, सॉरी 8 दिसंबर की डेट दी हुई थी कि 8 दिसंबर को चंडीगढ़ एफएसएल की टीम हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर फाइल सबमिट कराएगी। उसके बाद अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी शायद कोर्ट की छुट्टियां भी चल रही है, तो अब तो मामला कोर्ट के अंदर है। अब जो कानूनी प्रक्रिया के अंदर जो बात आएगी अब तो वो होनी है। रवि जी, सर, बात करें इस मामले में सर, एक तरीके से पुलिस की तरफ से एफआईआर लगा दी गई और एफआईआर लगाने के बाद पुलिस द्वारा ये कहा गया कि मौके पर गो हत्या नहीं हुई है, गाय को नहीं काटा गया, ये कहकर एफआईआर लगा दी गई। उसके बाद से पुनः एफआईआर खोलने के आदेश दिए गए और उसमें एक तरीके से बात करें तो आप सर काफी चर्चाओं का विषय बने कि रवि बंसल ने ये एक तरीके से कहे तो चुनाव के लिए सर ये पूरी कहानी रची थी। नहीं, चुनाव का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। और दूसरा, मैं आपके दर्शकों को ये क्लियर कर दूं और आपको भी क्लियर कर दूं कि जिस दिन 11 तारीख को ये जब घटना होती है तो मैं करीबन 11 बजे के बाद वहां पहुंचता हूं। तब तक सारी घटना हो चुकी थी, पुलिस वहां आ चुकी थी, सारा एपिसोड यूं कहूं तो बीत चुका था। दूसरी बात कि एफआईआर पुलिस ने ये कह के नहीं लगाई कि वहां गो हत्या नहीं हुई है। आपका इस सवाल को मैं दुरुस्त कर देता हूं, क्योंकि उस सैंपल के अंदर एक सैंपल गाय के लंग्स का सैंपल पॉजिटिव आता है। तो जब गाय के लंग्स का सैंपल पॉजिटिव आता है तो गाय के सींग, गाय की बाकी स्किन भी पॉजिटिव आनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं सरकार के इस प्रशासन के दबाव में वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और जैसा आपको पता ही है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार, यहाँ के स्थानीय विधायक और जितने भी नेता थे वो सब इस चीज में लगे हुए थे कि कैसे करके ये मामला दब जाए। और रही बात कि मैं राजनीति इस मुद्दे पे करना चाहता हूँ, तो मैंने बड़ा क्लियर सा फंडा है। मैंने जब गांव में आंदोलन किया तब भी मैंने एक बात कही थी कि राजनीति के लिए मेरे को मंच और माइक और बहुत से मिल जाएंगे, गोमाता को लेके मैं राजनीति नहीं करूंगा। और अगर मैं गोमाता को लेके झूठी राजनीति करूंगा तो कहीं ना कहीं गोमाता भी देख रहे हैं और ऊपर भगवान को जान देनी है, वो लोग देख रहे हैं। तो मेरा जो काली करतूत है वो सामने आ जाती। लेकिन आप ये देखिए कि सच जो होती है वो बहुत लंबी चलती है और झूठ होती है वो बहुत थोड़ी चलती है। सच था कि गौ माता की हत्या हुई, गौ माता काटी गई, इसलिए आज 7-8 महीनों बाद भी इस चर्चा पे लोग कहते हैं कि हाँ, उन दरिंदों ने गौ हत्या तो करी है, गौ माता को तो काट के खाने का काम किया है। झूठ अगर होती तो वो 15-20 दिन के बाद दब जाती। और आज मैं आपको बताऊं गुलशन जी कि ना केवल भादरा विधानसभा बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर इस चीज को ये प्रमाणित हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग भी इस चीज को मानने लगे कि हाँ भी गाय तो कटी है। लेकिन अब पता नहीं उस वक्त उनके ऊपर क्या ऐसा प्रेशर आया था कि उन लोगों ने हम बेहतर लोगों को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद इतनी यातनाएं हमारे साथ करी, और यातनाएं करने का मतलब ये था कि यातनाएं वो पुलिस प्रशासन कर नहीं रहा था, कोई करवा रहा था कि कहीं ना कहीं हम ऐसे झूठ मूठ के बयान दे दे या हम ये कबूल कर ले कि हमने की है। तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी और सच्चाई छुप ही नहीं सकती। जो सत्य था वो सत्य उस दिन भी सत्य था, वो आज भी सत्य है। सर, आपने अभी जिक्र किया कि मैं गाय के लिए राजनीति नहीं करूंगा। सर, गाय के लिए राजनीति की बात करें तो आपने
रामनवमी के दिन, शायद ये दिवाली के आगे वाले दिन, एक तरीके से कहें तो बाजार में अपना शक्ति प्रदर्शन गाय के नाम पर आपने सर लोगों को बुलाया था। आपके पोस्टर भी सर एक तरीके से आए थे कि जय गौ माता, ऐसे कुछ लिख कर आया हुआ था। तो ऐसे में सर लोगों ने अनुमान लगाया कि आपने अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया है, और वो गांधी आंदोलन के तुरंत बाद होना, उसके बाद सर आपका लगा कि एक तरीके से कहें तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो सकता है। एकदम गलत बात है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं सनातनी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं, गोमाता की आस्था, गोमाता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं जिस जय श्री राम के नारे लगाने वाला व्यक्ति हूं, वो मैं केवल गोमाता की ये जो घटना हुई इसके बाद नहीं है। आप गांधी बड़ी की पिछली 5 भागवत कथाएं देख लीजिए। मैंने बढ़ चढ़ कर भागवत कथा में मैं भाग लेता हूं, ना केवल गांधी बड़ी में, बल्कि मुझे कहीं भी आसपास ही पता चल जाए कि किसी भी गौशाला में गौ कथा या भागवत कथा हो रही है तो मैं वहां बढ़ चढ़ के भाग लेता हूं। नंबर 2 बात कि मैंने रामनवमी के दिन अगर रामनवमी की तो मेरी रामनवमी में और बाकी लोगों की रामनवमी में दिन रात का फर्क था। हम लोग जय श्री राम के और गोमाता के नारे लगा रहे थे, बाकी जो लोग रामनवमी कर रहे थे वो साइलेंटली जा रहे थे। दुकानदारों को, व्यापारी भाइयों को यही नहीं पता चल रहा था कि कोई रामनवमी करके गया है या कोई रामनवमी करने वाला है। जी। रामनवमी ऐसी होनी चाहिए, जय श्री राम के जय घोष के साथ रामनवमी होनी चाहिए। जी। और मेरी कोई भी पोस्ट आप देख सकते हो, मैं इवन किसी को बधाई देता हूं जन्मदिन की या किसी को किसी विश करता हूं तो उस पर भी मैं नीचे लिखता हूं कि गोमाता आपकी रक्षा करे, गोमाता आप पे कृपा बनाए रखे। एक तरीके से कहे तो गांधी प्रकरण के बाद वो पोस्ट नहीं, मैं पहले भी लिखता था। आप मेरी पहले की पोस्टें उठा लीजिए। आप मेरी देखिए, मैं गोगामेडी मंडल का अध्यक्ष से बनने से पहले राजनीति के अंदर मेरी विचारधारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रही। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य हमेशा से रहा हूं। मैंने उस दिन से ही कोई गोमाता लिखना शुरू नहीं किया था। और फिर एक बात और बताता हूं मैं आपको, अगर मैं एक सनातनी होने के नाते मैं गोमाता का अगर प्रचार कर रहा हूं तो क्या बुरा कर रहा हूं? करना भी चाहिए और हर एक हिंदू को करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग के अंदर आपको पता है कि 2 ही चीज पूजी जाएगी, या तो खाटू श्याम जी और या गोमाता। तो मैं इसमें कौन सा बुरा कर रहा हूं? अगर मेरी, और हिंदू धर्म के अंदर तो हम माता मानते हैं, और हम तो ये भी कहते हैं कि 3 माताओं में जो जन्म देती है वो माता, धरती माता और गौ माता, 3 ही तो हमारी माता है। और तीनों माता को अगर हम उनका गुणगान करें तो इसमें बुरी क्या बात? सर, आप भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और बात करें आपके गांव के संजीव बेनीवाल जी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी से 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं। सर, जैसे गौकसी प्रकरण हुआ उसके 7 दिन बाद संजीव बेनीवाल जी ने ज्ञापन दिया, जिस ज्ञापन के अंदर उन्होंने मामला, मतलब एक तरीके से कहे तो पूरा मतलब क्लियर करने की बात कही कि जो मामला है वो एकदम क्लियर किया जाए। ऐसे में आपने सर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली कि बाबूजी आप लेट हो गई हो। उसके बाद 2-3 सभाओं में भी सर आपकी एक तरीके से कहे तो बहस हुई थी, और बहस के बाद भी सर आपने काफी आरोप लगाए। वो भी अपनी हर मीटिंग में सर आप आरोप लगाते हैं कि कुछ टटपुंजी नेता जो मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सर आपका क्या सर एक तरीके से उद्देश्य या रीजन था कि आपने एक इतनी लंबी चौड़ी सर पोस्ट उस दिन लिखी थी? देखिए, मैं पहले भी एक चीज क्लियर कर चुका हूं और आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, संजीव बेनीवाल जी के साथ मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई हो या वो किसी और पार्टी का हो, अगर हमारी गौमाता के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ, उसके अंदर उन लोगों ने भाग लेना, अगर वो भाग नहीं लेते तो एक दूसरी बात थी, लेकिन भाग के साथ साथ वो जिस तरह से एक दूसरे समुदाय की मदद कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी पीड़ा हुई और इस भादरा विधानसभा के प्रत्येक उस व्यक्ति को पीड़ा हुई जो अपने आप को सनातनी समझता है, अपने आप को हिंदू समझता है, गोमाता को मानने वाला है। हमने इसलिए विरोध किया। मेरा उनके साथ पर्सनली कोई द्वेषता नहीं है कि मैं उनको पर्सनली कोई उन पे अटैक कर रहा हूं या मेरी पर्सनली कोई उनके साथ रंजिश है। एक ही गांव के हैं, लेकिन दुख इस बात का ना केवल मुझे हुआ, मेरे पूरे गांव को हुआ। मेरे गांव के आसपास जो गांव है, चाहे छोटी गांधी हो, चाहे सरदारपुरा बास हो, चाहे छोटा बास हो, चाहे भोजासर हो, चाहे मलखेड़ा हो, या पूरे भादरा विधानसभा का चाहे बाजार हो या भादरा विधानसभा का क्षेत्र हो,
सबको इस बात की टीस थी कि जो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा 2018 में था, आज वो भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य है, कहीं ना कहीं उनको आवाज उठानी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता कि वो एकदम से आंदोलन में कूद पड़ते, लेकिन कम से कम उनको अपने विवेक से काम लेकर इतना उस धरने पे आके कह देना चाहिए था कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, अगर इन लोगों ने गलत किया है तो इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनके मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकली। दूसरा तो आए थे 2-3 दिन बाद, दूसरा मैं बताता हूं आपको मैं पूरी बात बताता हूं। जिस दिन ये बात होती है उस दिन जब एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से जब हमारी वार्ता होती है, उस वार्ता के अंदर हम 10 लोग होते हैं, पूर्व विधायक संजीव जी होते हैं, लेकिन वो उन 10 लोगों ने सुना कि किस तरह से पूर्व विधायक जी उनका फेवर कर रहे थे, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का, ना कि वो हमारा फेवर कर रहे थे। ये जब जग जाहिर है, इसलिए भी हमें बुरा लगा कि ये क्या कर रहे हैं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। फिर आपने देखा होगा 19 तारीख को एफएसएल की रिपोर्ट आती है, 18 तारीख को किस तरह से अजीतपुरा में जाकर माला पहनते हैं। माला पहनना कोई बुरी बात नहीं है, जो लोग राजनीति करते हैं वो माला भी पहनेंगे, वोट भी मांगेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्शन के समय ही हम वोट मांगे, इलेक्शन से पहले भी हम वोट मांगते हैं। उस चीज को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं कि वो वहां क्यों गए, उनको माला नहीं पहननी चाहिए, लेकिन उनको कम से कम एक दिन, उनको पता था अगले दिन रिपोर्ट आनी है, लेकिन वो बड़ा कॉन्फिडेंस थे कि रिपोर्ट तो नेगेटिव आनी है और मुझे इधर रवि एंड पार्टी को नीचा दिखाने के लिए मौका मिल जाएगा, इधर अल्पसंख्यक समाज का भी मैं हितैषी हो जाऊंगा, दोनों हाथों में मेरे लड्डू है तो मेरी नैया पार हो जाएगी। लेकिन देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सच्चाई आप दबा नहीं सकते। सत्य था इसलिए 19 तारीख को एफएसएल की रिपोर्ट में आ गया, उनको मुंह की खानी पड़ी, जनता ने उनको ठुकरा दिया, जनता ने उनको कहा कि आपने ये गलत किया है, मेरे गांव के लोगों ने कहा कि ये आपने गलत किया है। उसके साथ साथ ना केवल उन्होंने, उनके साथ रहने वाले जो नूरिये जमालिये हैं, उन लोगों ने हमेशा ही गांव में कहा क्या हो गया तो गाय कट गई, तो गाय तो कटी है, अरे हमारी माँ को कोई काट के खा जाए और फिर ऊपर से ये कहेंगे कि गाय तो कटी है, तो फिर क्यों हम गौशाला चला रहे हैं, क्यों हम गाय को माता मानते हैं, क्यों हम कहते हैं कि गाय के दूध में इतनी ताकत है और गाय के घी में, गाय के मूत्र में कैंसर जैसे इलाज गाय के मूत्र से ठीक हो रहे हैं, क्यों हम, अरे लोकसभा के अंदर तो ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, और आप कहते हो कि गाय कट गई तो क्या बात होगी, आप बड़ा नॉर्मल सी बात है। अरे कोई कुत्ता भी अगर टायर के नीचे आके मर जाता है तो हम बड़े हिंदू समाज के लोग हैं, हम ये सोचते हैं अरे यार ये क्या हो गया। सर आपने बताया कि गाय हमारी माँ है, लोकसभा में राष्ट्रीय पशु के लिए चर्चाएं चल रहे हैं, गाय को काट दे तो क्या हो गया। लंपी में सर आपकी टीम कहाँ थी? लंपी में नहीं दिखे सर। लंपी में देखिए दिखने का मतलब ये नहीं कि हमने फोटो वायरल करे तो हम दिखे, शायद आपके चैनल ने नहीं देखा होगा, शायद आप एक बात बताइए, आप मेरी गांधी गौशाला के अंदर जाके कभी देखा? हमने लंपी के लिए, हमें जहां रात को कोई, आप मेरी छोटे गांधी चले जाइए, वहां पूछिए, मेरे गांव के 2 डॉक्टर हैं, मैं रात को 1-1 बजे उनको फोन करता था कि वहां एक गाय ऐसे है जिनको बीमारी हो रखी है ये, और इस वक्त उसको बचाने की दूरी है। अशोक नैना हमारे गांव में एक डॉक्टर है, आप पूछिए, मैं रात को 1-1 बजे फोन करके कहता था। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस लंपी, हाँ ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फोटो अगर दिखानी हो तो हम हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे हमारे इस लंपी रोग के अंदर राजेंद्र फौजी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत सी गायों को बचाने का काम किया। मैं यही तो कहता हूँ, जैसे मुझे अंदर पुलिस वाले भी पूछते थे कि कितनी गाय बचा लोगे, तो मैं यही कहता था कि मैं एक गाय अगर बचा लूंगा तो मैं मेरी जिंदगी में आना सफल मानूंगा। मैं तो आपको भी कहता हूँ कि आपको भी अगर एक गाय बचाने का मौका मिले तो बचाइए। मैं ये नहीं कहता कि मैं लाखों हजारों गाय बचा दूंगा, लेकिन प्रण ये कर लें कि मुझे एक गाय बचानी है, तो आप एक गाय बचा सकते हो। रवि जी, इस पूरे मामले में सर एक व्यक्ति आपके अलावा दूसरा था जो हाईलाइट रहा, वो आपके गांव का सरपंच। प्रत्येक कोई मीटिंग हुई उसमें वो हाईलाइट दिखे, चाहे वो पहले दिन का चक्का जाम हो, उसके बाद उनकी वीडियो वायरल हो जाती है, उसके बाद वो कह देते हैं, मतलब चंपा देवी को भी कुछ कह देते हैं वो, उसके अलावा मतलब हर बार वो हाईलाइट रहे हैं सर। उसके अलावा अब बात करें, पुनः आपके खिलाफ एक मीटिंग की थी, उसमें कह रहे थे कि रवि बंसल ने
चुनाव में मुझसे 5 लाख मांगे कि मैं पूरे परिवार के वोट आपको दिला दूंगा। इस बात की सर क्या सत्यता है? क्योंकि नंदलाल जी तो कई बार आप पे अटैक करते दिखे हैं, कई बार आपके समर्थन में दिखे हैं, तो उनकी सर ये पूरी राम कहानी समझ में नहीं आई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर नंदलाल जी सुन रहे हैं तो मैं नंदलाल जी को कहना चाहता हूँ, भगवान को जान देनी है। इस वक्त या तो आप गोमाता को साक्षी मानकर, खाटू श्याम जी वाले को साक्षी मानकर आप एक गुलशन जी को इंटरव्यू दीजिए, उसमें बताइए कि ये सब कुछ करने के लिए आपको किसने कहा। क्योंकि थोड़े दिन बाद वो कह देंगे कि मैं तो भावुक आदमी था, बोला आदमी था, दारू पी हुई थी और मैंने किसी के कहने पे ये बात कह दी। मैंने फिर पहले ही कहा, सच्चाई जो होती है वो लंबी चलती है, झूठ जो होती है उसके पाँव नहीं होता है, वो पोलिया मार जाती है उसको। जिस दिन उन्होंने ये महासभा करी उसके 2 घंटा बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया। किसी ने नहीं पूछा कि किस चीज के लिए महापंचायत करी। गो माता को काटी गई थी, आज भी ये मुद्दा चल रहा है क्योंकि वो सच्चाई है। नंदलाल जी ने जो सभा की, उस सभा के 2 घंटे बाद किसी ने नहीं पूछा कि वो सभा क्यों हो रही है, इसका मतलब वो झूठ थी। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर उनको कहना चाहता हूँ, आपको भगवान को जान देनी है, आप कैमरा के सामने आके सच्चाई स्वीकार कर लीजिए। मुझे भी जान देनी है, उनको भी जान देनी है, लेकिन मैं 101% श्योर हूं कि नंदलाल जी तो ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे 3 लाख या 5 लाख लिए, उन्होंने मुझे कभी आज तक 5,000 रुपए उधार भी दिए हों या 5,000 रुपए कभी ब्याज पे भी दिए हों, तो वो आज नहीं तो कल स्वीकार कर लेंगे। दूसरा, हो सकता है उन्होंने किसी के, क्योंकि उन्होंने 1-2 को किसी को फोन पे कहा है कि यार मेरा ऐसा कोई मैटर नहीं था और रवि के पापा आकर मुझे घर में गाली गुली दे गए तो मैं थोड़ा भावुक हो गया। और आपने वो अगर महासभा देखी होगी तो पहले नंदलाल जी बोल नहीं रहे थे, टॉपिक चेंज कर दिया था उन्होंने। फिर हमारे गांव के भीम सिंह जी आके उनको कहते हैं कि जो जिस मुद्दे के लिए आपने महासभा करी हो, ये महापंचायत करी है, आप उस पे बोलिए। तब वो अंदर जाते हैं और एक क्या बोलते हैं उसको, अद्दा मारते हैं, दारू पीते हैं, और दारू पी के आने के बाद वो भावुकता के अंदर जैसे उछल उछल के कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई सारांश नहीं है। सत्य बात होगी तो रवि बंसल को कहीं भी कटघरे में खड़ा कर लेना, झूठ अगर होगी तो मैं नाड़ कटवा सकता हूं, लेकिन उन लोगों के सामने झुकूंगा नहीं। मुझे पता है वो स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी थी, उस स्क्रिप्ट का भी मैं पर्दाफाश करूंगा थोड़े दिन के बाद, क्योंकि अभी बहुत से इंटरव्यू मेरे इन दिनों में हो गए, तो मैं कुछ ट्विस्ट बाद में करना चाह रहा हूँ, उसका भी मैं खुलासा करूंगा और आपको भी वो वीडियो क्लिप दे दूंगा कि भैया किस तरह से नंदलाल जी और कुछ बड़े लोग आपस में बात करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सर, अक्सर आपके बीजेपी के कार्यकर्ता कहें, बीजेपी के पदाधिकारी कहें, वो अक्सर आपके बारे में सर एक चर्चाएं आई थी, भादरा के लोकल के मैं पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ, कि रवि बंसल बलवान पूनिया से मिल गया, उनके कहने पर वो संजीव जी को गिराने के लिए गांव के अंदर ऐसा कुछ कर रहा है। रात को बलवान पूनिया के पास रवि जाता है, बात करता है, शंकर भाकर जी की ये बातें आपने भी शायद कैमरे के माध्यम से सुनी होगी। तो ऐसे में सर इस तरीके की राजनीति कहाँ तक जायज माने कि आप बलवान पूनिया के साथ मिल जाते हैं बीजेपी के? आप मुझे कब से जानते हो? 3 साल से। 3 साल से। आपने कभी मुझे बलवान पूनिया के साथ फोटो देखी? नहीं। ऐसे मौकों पे सर फोटो तो कौन खिंचवाएगा? फोटो नहीं, फोटो तो आजकल जग जाहिर होती है, फोटो आ जाती है, फोटो छुपती नहीं है। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से और बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, जिस भी व्यक्ति ने ये बोला कि मैं रात को वहां जाता हूँ या मैं उनसे फोन पे बात करता हूँ या फिर मैं बलवान पूनिया और मेरी एक ही बात है, तो पहली बात तो अगर एक ही बात होती तो मैं 11 दिन जेल नहीं काट के आता। मेरी और उनकी एक ही बात होती तो मुझे ऐसे उल्टा लटका के पुलिस वाले मारते नहीं। मेरी अगर उनकी एक ही बात होती तो जितना विरोध 4 सालों में मैंने किया है वो संजीव बेनीवाल जी ने भी उनका नहीं किया। मैं अगर उनका हितैषी होता या वो मेरी बात मानते तो पिछले 4 महीनों में 5 बार मेरी मैडम का ट्रांसफर नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस व्यक्ति को ये बताना चाहता हूँ जो व्यक्ति तहसील के आगे बैठ के कुछ भी अर्न गलन बोलता रहता है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी चमड़े की जुबान इस तरह चल रही है कि कुछ भी बोल रहा है। मैं तो उसको कह रहा हूँ इंटरव्यू देने के बाद पहले सुना करो, बाद इंटरव्यू के बाद कि आप बोल क्या रहे हो, कि काकी भैंस को काकी कहना, गाय को फलाना कहना, धिकड़ा कहना। नंबर 2 बात, आज तक का मेरा रिकॉर्ड
मलखेड़ा गांव का कोई व्यक्ति ये कह देगा कि मैं रात को यहां से आया हूं, मेरी फोन की डिटेल मैं आपको 4 साल की निकलवा के दे देता हूं कि मेरी और बलवान जी की कभी आज तक बात हुई है क्या। जितना विरोध शायद इन 4 सालों में मैंने किया है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू किया हो, चाहे वो ज्ञापन दे के किया हो, चाहे मैंने रोड पे उतर के किया हो, पूर्व विधायक ने या बाकी किसी नेता ने नहीं किए। इस बात से तो आप सहमत हो जी। तो मेरी और उनकी कैसे एक ही होगी। अब वो कह रहे हैं कि सोसाइटी का चुनाव गांधी बड़ी के अंदर लड़ा, बलवान पूनिया जी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। इस बात, ये मेरा गांव तो इस बात को मानता है क्योंकि इन्होंने उतारने के लिए अपने कैंडिडेट को ढूंढे थे, लेकिन कैंडिडेट इनको नहीं मिले। जो मेरे गांव के अंदर कॉमरेड बलवान पूनिया का सारा काम देखते हैं, उस व्यक्ति ने 1.5 दिन तक पूरी माथापच्ची करी कि हम किसको खड़ा करें, लेकिन जब उनको कैंडिडेट नहीं मिले तो वो साइलेंट होकर बैठ गए। कैंडिडेट संजीव जी को भी नहीं मिले थे, इसलिए एक परिवार से 3 उतार दिए, एक परिवार से 2 उतार दिए, अपने घर से भी उतार दिए। मतलब जोड़ तोड़ करके उन्होंने 12 कैंडिडेट उतार तो दिए, कैंडिडेट हमने भी उतार दिए। अब बात आई वोट मांगने की। 27 तारीख यानी 25 को फॉर्म भरे जाते हैं, 25 और 26 तक को कॉमरेड ग्रुप एक्टिव नहीं होता है। 27 तारीख को वही कॉमरेड ग्रुप संजीव जी के पक्ष में लगकर हमारे खिलाफ वोट मांगने लग जाता है। तो कहां से मैं हितैषी हुआ। आप मेरे गांव का इंटरव्यू लेके आइए, किसी भी एक सज्जन का, किसी भी का, जो आपको सही लगता हो, चाहे वो कम्युनिस्ट का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, वो आपको बता देंगे कि पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व प्रधान, सरपंच प्रतिनिधि और 2 4 5 नूरिये जमालिये जो नेता, सारे के सारे रवि बंसल को हरा लो, इन 12 कैंडिडेटों को हरा लो, इन 12 कैंडिडेटों को हराना ही हमारा ये है। फिर हम दिखाएंगे कि वो हिंदू है या हम हिंदू है, या फिर हम दिखाएंगे कि संजीव बेनीवाल का वर्चस्व गांधी में वैसा ही है। मैं कोई मेरे वर्चस्व के लिए थोड़ी लड़ रहा था, मैं कोई खुद चुनाव थोड़ी लड़ रहा था, युवा साथी चुनाव लड़ रहे थे। युवा अध्यक्ष बना है, यही पहले कहा था युवा अध्यक्ष बनना चाहिए, और हमने तो ये तक कहा था कि आपकी तरफ से कोई युवा ले आओ, उसको निर्विरोध बना दो, चुनाव की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके नूरिये जमालिये बोले नहीं तो चुनाव तो कराएंगे, चुनाव कराए। और मैं फिर कहता हूं, हम 7 कैंडिडेट नहीं, हम 12 के 12 कैंडिडेट जीते हैं। आपको मैं आंकड़ा दे दूंगा, एक भी ऐसा मेरा कैंडिडेट नहीं था जो हारा होगा। क्योंकि इस चुनाव के अंदर शायद आज तक आपने एक चीज नहीं देखी होगी, जब वोटों का बात आती है तो दुश्मन के घर भी वोट मांगने जाते हैं, किसी भी समाज के घर वोट मांगने जाते हैं। पहली बार गांधी बड़ी में ऐसा हुआ कि हमारे 12 के 12 कैंडिडेट किसी भी अल्पसंख्यक समाज के घर वोट मांगने नहीं गया। वोट मांगने नहीं गया, किसी ने फोन पे नहीं मांगा, किसी के घर नहीं गए। 2:30 बजे 3 तारीख को जब वोट पड़ते हैं, 2:30 बजे तक कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति वोट डालने नहीं आता है। 2:30 बजे से 3 बजे के बीच पूर्व विधायक जी और वो लोग सारे के सारे एक साथ अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते हैं, वो अपना वोट लगाते हैं। वो वोट जब लगाते हैं तो जैसे हम 10 नंबर वार्ड में 3 वोटों से हारे, उस वार्ड के अंदर 9 वोट मुसलमानों के थे, 3 वोट से हमारे, इसका मतलब हम 6 वोट से जीत रहे थे। बाद में हम 3 वोट से हार गए। ऐसे ही 7 नंबर में हुआ, ऐसे ही 11 नंबर में हुआ, ऐसे ही 1 नंबर में हुआ। तो हम 12 के 12 हमारे कैंडिडेट हैं, वो जीते हैं। उनको अभी इस बात का मलाल भी है कि हम हारे हैं, वो ये बात मान भी रहे हैं। सर, हार ही होती है, वो चाहे माने चाहे न माने। सर, बात करें, आप अक्सर सर फेसबुक पर चैलेंज देने लग जाते हैं। नगर पालिका चुनाव में आप बलवान फगड़िया को चैलेंज दे रहे थे कि बढ़िया समझ कर हाथ मत लगा देना। गांधी प्रकरण के बाद आप एक नौर के अल्पसंख्यक व्यक्ति को ये कह रहे थे कि तू लाइन खींच के देख ले। उसके बाद सर आप एक दिन संजीव बेनीवाल जी को चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद सर बात करें, अब आप कह रहे हो कि हमने खुद के दम पर अल्पसंख्यक वोट हम मांगने नहीं गए, हम एक भी अल्पसंख्यक के घर वोट। तो एक तरीके से आप चैलेंज सर 3-4 चैलेंज हमने आपके देख लिए। किस चीज का सर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप हर व्यक्ति को चैलेंज दे रहे हैं? नहीं, मैंने कोई गलत चैलेंज नहीं दिया। मैं जो चैलेंज देता हूँ, सर लाइन खींचने का क्या चैलेंज हो गया? लाइन खींचने का आप जिस नौहर के व्यक्ति की बात कर रहे हो, शायद आपके ध्यान में नहीं है, या ध्यान में है तो आप बताना नहीं चाह रहे हो। आपने देखा होगा कि किस तरह के लफ्ज वो यूज कर रहा था। आपने देखा किस तरह की बातें वो हिंदू समाज के लिए बोल रहा था। आपने देखा कि बेमतलब की ऐसी ऐसी बातें वो उस वक्त बोल रहा था। तो जग जाहिर है कि हम लोग
उनको ये बात नहीं कहेंगे तो वो थोड़े दिन बाद पता नहीं क्या और बोल देते। दूसरा, आपने कहा कि मैंने संजीव बेनीवाल को भी चैलेंज दिया है। शायद मैंने राजनीति का कोई चैलेंज दिया होगा, मैंने कोई और बाकी चैलेंज दिए नहीं। और राजनीति में तो चलते रहते हैं चैलेंज, चैलेंज पे ही तो होता है। कॉन्फिडेंस आएगा कहां से आपको, वैसे ही तो आएगा। हम कोई गलत काम करने के लिए चैलेंज थोड़ी दे रहे हैं, हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि आइए दोनों तरफ हथियार लेके खड़े हो जाइए और ये कर दिए, ऐसा थोड़ी है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा होना भी नहीं चाहिए, राजनीति के अंदर ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर ऐसा होने लग गया तो वोट का जो अधिकार है वो तो खत्म ही हो जाएगा, फिर तो हम लठ डंडों से लड़ाई कर लेंगे। इसलिए जो मैं चैलेंज देता हूँ वो बड़े सोच समझ के देता हूँ। और आप कह रहे हो किस कॉन्फिडेंस पे देते हो, तो हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस इस चीज का है कि मैं एक हिंदूवादी व्यक्ति हूँ और मेरे धर्म के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे गौमाता के प्रति अगर कोई गलत बोलेगा तो मुझे गुस्सा आता है और मैं चैलेंज देता हूँ। सर, अब बात करें, एक प्रश्न हमारे पास आया था, हालांकि पहले पोस्ट डालते हैं कि इस व्यक्ति का इंटरव्यू करेंगे, उसमें हमारे पास क्रिएटिव पर्सन आते हैं। उसमें सर एक व्यक्ति ने प्रश्न भेजा कि क्या आप विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे? देखिए, लोकतंत्र के अंदर गुलशन जी, टिकट मांगना, चुनाव लड़ना ये सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसके प्रधान सेवक, आपको पता है कि किस तरह से अपने कार्य करते हुए आज वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मैं बहुत से मुख्यमंत्रियों का अगर बीजेपी की बात करूं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कोई बड़ा नाम नहीं होते थे, जो चुनाव में आए साधारण से थे और आज जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी शैली है, वो पूरी दुनिया में विख्यात है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मुझे जब भारतीय जनता पार्टी कोई दायित्व देती है मैं हंस के स्वीकार करता हूँ और मैं मेरे जी जान से लगकर वो काम करता हूँ। अगर ये दायित्व भी भारतीय जनता पार्टी मुझे देगी तो मैं हंसी खुशी इस भादरा की जनता के आशीर्वाद से ये आशीर्वाद लूंगा और चुनाव में उतरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न सर यही है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो तो टिकट मैंने फिर कहा, टिकट ना मिली तो नहीं, मतलब ही नहीं है। टिकट नहीं मिली तो हम जहां से भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट देगी मैं उनके साथ लगूंगा। और हम तो पहले भी 2018 में भी। तो ऐसे में सर, ऐसे में बात करें 2018 में आप कह रहे हो कि हम साथ लगे थे, अब कह रहे हो कि जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ हम लगेंगे। ऐसे में संजीव जी के साथ तो आपके सर काफी लंबे फासले अब हो चुके हैं, तो क्या आप उनके साथ लगेंगे? देखिए, वो तो पार्टी ऊपर डिसाइड करेगी क्या करना है। पार्टी मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता हूं, मैं बता देता हूँ, हम खुद के फैसले नहीं लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं इस विधानसभा में जाके कार्य करना चाहता हूँ या मैं उस एमएलए के साथ लगकर कार्य करना चाहता हूँ। हमारा एक बहुत ही अच्छा रोड मैप हमारे प्रदेश की टीम बना के देती है। प्रदेश की टीम तय करती है कि आपको किस विधानसभा में लग के किस एमएलए को सपोर्ट करनी है, आपको भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है। तो जैसा ऊपर पार्टी मुझे निर्देश देगी मैं उनके निर्देशों की पालना करूंगा। सर, अब बात करें भादरा में सर, काफी चर्चाएं चली जब गांधी प्रकरण हुआ था, उस समय काफी लोगों की फेसबुक पोस्ट, अक्सर सर ये खेल तो सोशल मीडिया पर खेला गया कि रवि बंसल ने एक गांव के अंदर दो धर्मों की आपस में कहें तो दूरियां ज्यादा बढ़ा दी। हिंदू मुसलमान के पास सामान लेने नहीं जाता, उसके पास मिलने नहीं जाता, मुसलमान हिंदुओं की दुकान पर कोई काम नहीं जाता। इन सब में फूट डालने वाला सबसे बड़ा रवि बंसल है। ऐसे में सर आपकी कमेंटमेंट उसमें दिखाई नहीं, क्या सर आप इस विषय पर कहना चाहें? देखिए, मैं उन लोगों से उम्मीद भी नहीं करता कि वो रवि बंसल की तारीफ करें, ठीक है, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप हमारी गाय माता को काटोगे और बाद में हम ही आपके हाथ जोड़ते फिरेंगे, आपने क्या सोचा, आज आपने हमारी गाय माता को काटी है, कल आप हमें काटने लग जाओगे, फिर भी हम आपके साथ में हाथ जोड़कर भाईचारा निभाते रहेंगे। रवि बंसल कोई आपका दुश्मन था क्या? इससे पहले क्या रवि बंसल कभी ईद पे आपके घर नहीं गया क्या? क्या होली दिवाली आप रवि बंसल के घर नहीं आते थे क्या? ये दूरियां पैदा हुई क्यों? आप उनसे पूछिए पर्सन कि क्या रवि बंसल हमेशा से ही आपका इस तरह का विरोधी था क्या? ये दूरियां पैदा तो उन्होंने करी है ना। और दूरियां पैदा करके आप मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं अब उनके आगे जाके हाथ जोड़ूं, उनके पांव पड़ूं, उनके गले लगूं, उनको कहूं मैं आपकी दुकान पे आके सामान लूंगा, या मेरे किसी हिंदू भाई को कहूं नहीं जो हो गया वो जाने दो और आप इनके गले लग के रहिए। कब तक? पहले हम ही तो करते हैं भाईचारे की, आप तो कभी करते नहीं हो।
आप कन्हैया कुमार की सरकलम कर देते हो और उसके बाद कहते हो कि जी वो जो उन्होंने किया वो सही किया। आप देखिए ना, आए दिन आप नए वारदात कर देते हो और आप कहते हो कि जो हमने किया वो सही किया। हम तो समाज के साथ हैं, हम अपने धर्म के साथ हैं। तो हम अपने धर्म के साथ हैं, हमारा धर्म नहीं है क्या? हमारा भी तो कोई धर्म है, इसलिए मैं अपने धर्म के साथ हूं। और जो गलत करेगा, इसमें मैं उनकी नहीं कह रहा, मान लो किसी हिंदू समाज के व्यक्ति ने ये गलत बात कर देता, गलत कर देता, तो हम तो उसका भी विरोध करते। हम कब उनके दुश्मन थे? आपने देखा होगा कि उससे पहले कभी आपने आज तक सुना कि रवि बंसल ने कोई ऐसी बात कही है? सर इस मामले की बात कर लेते हैं। पुलिस की सर एफआईआर देखी थी, एफआईआर में एक बात लिख रखी थी कि चंपा देवी और मुस्लिम पक्ष की पहले बनती नहीं थी। ऐसे में चंपा देवी के लड़के ने, रमेश फोगला ने भी बात करें तो उनको 7 की आवर में पाबंद कराया था। ऐसे में उनके घर आमने सामने होने की वजह से उनकी आपस में बनती नहीं थी, उनकी आपस में बनती नहीं थी। सर ऐसे में फिर कहीं तो लोगों ने चर्चाएं भी इस बात की कि कहीं उन्होंने आपस की दुश्मनी निकालने के लिए इस तरीके का खेल नहीं रचा। एकदम गलत बात है, सरासर गलत बात है। मैं सिरे से खारिज करता हूं इस बात को। आपने पहला इंटरव्यू, आपने अगर गौर से नहीं सुना चंपा देवी का तो दोबारा सुन लेना, वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मौलवी भाई साहब, अगर गुलशन जी मेरी आप पर टीस है, आंख है, तो मैं कभी आपको गुलशन नहीं कहूंगा, मैं आपको गुलशनिया कहूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मौलवी भाई साहब, इसका मतलब उनकी पहले कोई नाराजगी नहीं थी। अक्सर मेरी बुआ उनके घर आती जाती थी, वो भी हमारे आते जाते थे। हारून मौलवी जी के साथ हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। वहां अगर मेरे परिवार का भी कोई व्यक्ति अगर ये घिनौनी हरकत करता तो जितना विरोध हमने किया है उससे ज्यादा विरोध हम उसका भी करते। हमारे लिए हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारी गौ माता सर्वोपरि है। हमारे लिए कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश करेंगे। ये बात जो चल रही है कि उनकी पहले से आपसी छंटाकसी थी, आपसी में लिखी हुई है सर, नहीं, पाबंद किया, पाबंद का वो जो मैं बता देता हूं आपको, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके दर्शकों को भी जैसे आप दिखाते हो वैसे ही प्रोजेक्ट कर देते हो। उससे पहले ये जब गोकसी हुई, उससे पहले कन्हैया कुमार जी की जो हत्या है वो हो चुकी थी, आपको मैं बता दूं। तो उनका एक नारा था कि सर कलम कर देंगे, सर जुदा कर देंगे, ऐसा करके वो कुछ नारा देते थे। तो हमारे गांव के एक मुस्लिम लड़के ने, बस स्टैंड के ऊपर रमेश फोगला की दुकान है, वो वहां खड़ा था, उसको कह के गए थे, वो लड़का कह के गया था कि कन्हैया कुमार वाली तो एक जो पिक्चर नहीं है, वो तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, हम तेरा भी सर कलम कर देंगे। उसने फिर थाने में फोन किया कि मुझे ऐसे ऐसे वो उस व्यक्ति ने ये धमकी दी है। थाने वाले ने उसको, मुस्लिम समाज के व्यक्ति को जाके एक दिन लेके आए, उसकी फिर वो जमानत करी। जमानत करने के बाद उस मुस्लिम समाज के लोगों के मेरे पास भी फोन आए थे कि इनकी आपस में रजामंदी करवा दो। मैंने फोगला को भी कहा था कि ऐसी कोई बात है तो कोई बात नहीं, इस बात को जाने दो। संजीव बेनीवाल के घर जाकर पंचायती भी होती है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। रमेश फोगला को संजीव बेनीवाल जी बुलाते हैं, उधर मुसलमान के कुछ लोगों को बुलाते हैं और उस चैप्टर को वहां क्लोज कर देते हैं। इसलिए पुलिस उसको 751 में पाबंद करती है। इस मैटर को उस मैटर को आप एक नहीं बना सकते हो। तो इसको आप कहोगे कि एफआईआर में पाबंद, तो इसलिए उसको एफआईआर में तो लिखना पड़ेगा ना कि इसको पहले भी हमने पाबंद किया हुआ था, क्योंकि ये इनका एक मैटर था। हमारे साथ रवि बंसल जी थे और इनके साथ एक शानदार बातचीत हुई, आप शेयर कीजिएगा। गांधी प्रकरण के बाद एक बार हमने इनका इंटरव्यू किया था, उसके बाद कई और मामले हुए जिनमें इनका एक तरीके से कहें तो व्यू हमें लेना था, और आज लगभग आधे घंटे का इंटरव्यू हमने रवि जी के साथ किया। आप तमाम लोग शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक और फॉलो भी अवश्य कीजिएगा। इसके साथ मैं भादरा से गुलशन सोनी, धन्यवाद।